सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग गया गार्डन्स प्रोग्राम के तहत जुड़े हैं। मैं शारदा कुमारी मारवाड़ी +2 स्कूल से हिंदी शिक्षिका हूँ। आप लोगों के लिए अब तो 12th के बच्चे, आज से 12th का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। चूँकि समय ज़्यादा नहीं है इसलिए 3 महीने का पिछले बार भी चला था क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको कम समय में पूरे सिलेबस को कैसे पूरा करना है, हम लोगों की कोशिश यही रही, कोशिश नहीं यही होगा भी। और आप लोगों को किस तरह से एक टारगेट लेकर पूरे सिलेबस को पढ़ना है कि अच्छे अंक मिल सके। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न पत्र में बहुत सारे प्रश्न, चाहे वो वस्तुनिष्ठ हो या विश्लेषणात्मक हो, वो व्याकरण से भी पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोगों को व्याकरण भी पढ़ना आवश्यक है। चूँकि हम लोग पहले की कक्षा में भी व्याकरण पढ़ चुके हैं, लेकिन एक किस तरह का प्रश्न आएगा उससे परिचित करवाना और उसी को समझ लीजिए रिवीजन करवाना, पुनरावृत्ति करवाना, वो इस कक्षा में होगा। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण से, व्याकरण कहते किसे हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा के नियमों का वर्णन होता है। शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने की जो लिखने के लिए जो नियम है वह हम कहाँ से सीखते हैं? व्याकरण से सीखते हैं। तो इसको एक लाइन में भी हम लोग एक वाक्य में परिभाषित कर सकते हैं कि भाषा के नियमों का जो शास्त्र है, नियमों के लिए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से 3 चीज़ जानते हैं। क्या जानते हैं? पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार के तहत वर्ण विचार में हम लोग जानेंगे वर्ण के बारे में, उसके बाद संधि विच्छेद जो आप लोग पूर्व की कक्षा में भी पढ़े होंगे। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे वर्ण से। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? परिभाषा एक जो परिपाटी में लिखी हुई परिभाषा है, वही सिर्फ परिभाषा नहीं होती। आप लोग खुद भी समझकर अपने शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं। तो हम लोग वर्ण से शुरुआत करते हैं। वर्ण किसे? अब तक हम लोग अमूमन ये जानते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं कि वर्ण जिसके खंड या टुकड़े न हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं। तो अभी हम लोग उसको दूसरी तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, भाषा की ध्वनियों, वर्ण क्या है? एक ध्वनि ही है। वर्ण क्या है? ध्वनि है। ध्वनि कह लो, वर्ण कह लो, दोनों एक चीज़ है। भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए बनाए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। जो भाषा हम लोग बोल रहे हैं उसको एक लिखने के लिए, लिपिबद्ध करने के लिए एक चिन्ह बनाया गया, तो उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण के कोई खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई को भी वर्ण कहते हैं। तो ये आपको सामान्य ज्ञान में भी ये बाद में भी काम आएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण के कितने प्रकार हैं? वर्ण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। प्रश्न में आता है, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछेगा कि स्वर वर्ण के कितने भेद हैं। पहले तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये पिछले साल के प्रश्न में ये पूछे गए हैं प्रश्न कि व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। ये सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस स्लाइड में मिलेंगे और इसका PDF भी रहेगा। आप लोग उसका स्वाध्याय भी कर सकते हैं। अभी ये वर्ण के भेद, स्वर वर्ण जिसको हम लोग
वॉवेल भी कहते हैं इंग्लिश में। व्यंजन वर्ण कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आप लोग इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण की परिभाषा है ये, स्वर वर्ण उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः हो जाए या शीघ्र हो जाए, जल्दी होता है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण जैसे हम लोग पढ़े हैं आ से लेके अ तक, ये टोटल कितने हो गए? कुल 11 वर्ण जो स्वर के हैं, स्वर वर्ण इन्हें कहते हैं आ से लेके अ तक। इसके साथ ऐसे लिखी जाती है अंग और आह, लेकिन उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो अयोग बा है और उसे अंग को अनुस्वार कहते हैं और आह को विसर्ग कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। यह व्यंजन वर्णों के उच्चारण में भी सहायक होते हैं। व्यंजन वर्ण के उच्चारण के लिए हम स्वरों की सहायता लेते हैं। आगे हम देखेंगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह स्वरों की सहायता से व्यंजन का उच्चारण करते हैं। अभी ये देखिए स्वर वर्ण के भेद, यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पूछता है कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो कहीं कहीं हम लोग 3 देखते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 भेद होते हैं। 3 एक संस्कृत का प्लूत को जोड़ा गया है, लेकिन हम लोग मुख्यतः कितने वर्ण जानते हैं? 2, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, यानी ज़्यादा देर समय इसमें लगता है, इससे दुगना समय। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। चूँकि क्यों दुगना समय लगता है? क्योंकि इनमें 2 मात्रा होती है, 2 मात्रा से मिलकर ये बनता है, इसलिए इसमें दुगना समय लगता है। इसे हम लोग द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। देखिए, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे ये जानना महत्वपूर्ण होगा कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, क्योंकि आगे हम लोग संधि विच्छेद पढ़ने वाले हैं। तो संधि विच्छेद को जब तक नहीं समझेंगे जब तक हम वर्ण को अच्छे से नहीं समझेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि वर्ण को अच्छे से जान ले, तब संधि विच्छेद आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे दीर्घ वर्ण देखिए, ह्रस्व के लिए भी वर्ण दिया हुआ है। कौन कौन सा है? ह्रस्व स्वर आ, ई, उ और री, ये 4 क्या हो गए? ह्रस्व स्वर हो गए। और दीर्घ स्वर में कौन कौन से हो गए? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब उच्चारण में ही लग रहा है कि इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, वो बहुत जल्दी से उच्चारित हो रहा है। तो इस फर्क से हम जान लेंगे, इस अंतर से जान लेंगे कि स्वर ह्रस्व स्वर कौन सा है और दीर्घ स्वर कौन सा है। ये हम लोग स्वर वर्ण के लिए जान गए। अब आगे व्यंजन वर्ण, ये हम लोग व्यंजन वर्ण को जानेंगे। आप लोग यहाँ देखेंगे, इधर मैंने एक सारणी दी है। इस सारणी में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के भेद, उसमें ये सहायक होगा उच्चारण स्थान बताने के लिए। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होते। सबसे पहले मुझे ये जान लेना है, हमने स्वर में भी बताया कि स्वर क्या करता है? व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में सहायक होता है। तो व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होते, ये हमेशा स्वरों के साथ होते हैं। कैसे व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होते? स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा
अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। ये 3 तरह के। अब ये जो सारणी दी गई है स्पर्श व्यंजन के लिए दी गई है आप लोग को, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ आपको 12वीं में मदद नहीं करेगा, आगे भी आप लोग प्रतियोगी परीक्षाएं जब देंगे तो इससे प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। स्पर्श का अर्थ ही होता है छूना। स्पर्श का अर्थ होता है किसी चीज़ को छू के देखते हैं ना कि कैसा है, तो वो स्पर्श का अर्थ होता है छूना। तो यहाँ पे भी वही अर्थ है, छूना। लेकिन क्या छूना, हम लोग एक चित्र को देखेंगे, कैसे उच्चारण में हम लोगों का यहाँ से आवाज आती है, तो चित्र को जानेंगे पहले, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को इस चित्र की सहायता से समझना है कि कौन सा भाग कहाँ है। तो ये यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि यहाँ क्या होता है। ये हो गया जो क्या होता है, कंठ होता है। इसको हम लोग कंठ कहते हैं। यहाँ पे हो गया ओष्ठ, ठीक है। ये समझने के लिए है, विज्ञान शिक्षिका नहीं हूँ इसलिए बस एक समझने के लिए बना दे रही हूँ, बताने के लिए कि कहाँ कौन सा अंग है जिसको स्पर्श करके स्पर्श व्यंजन उच्चारित होते हैं। तो ये यहाँ पे ओष्ठ हो गया, ओष्ठ के अंदर ही यहाँ पे दंत हो गया। दांत होते हैं ना हमारे, तो ये हो गया कंठ, हो गया ओष्ठ, हो गया। और इसी से ऊपर इसको हम लोग नासिका कहते हैं, ठीक है। और नासिका के अंदर ही यहाँ पे क्या होता है, मूर्धा होता है। मूर्धा उच्चारण में इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो हम लोग मूर्धा को भी जानेंगे। तो ये सारे हमारे जो अंग हैं जिसको स्पर्श करके स्पर्श व्यंजन को उच्चारित करेंगे। अब आ जाए इधर स्लाइड की तरफ। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श का अर्थ है छूना, अर्थात जो व्यंजन उच्चारण करते समय कंठ, जिह्वा, यहाँ पे जीभ भी होगा, जीभ तो आप लोग जानते हैं होष्ठ और दांत के बीच में, यहाँ पे जिह्वा लिख देंगे, ठीक है। तो ये छूट गया था। तो कंठ, जिह्वा, तालु, वहीं पे दांत के ऊपर क्या होता है, तालु होता है। ये सब क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि उच्चारण करने में स्पर्श व्यंजन के क्या होते हैं, ये सब हमारा जो स्पर्श होता है, इसीलिए उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कंठ, जिह्वा, तालु, मूर्धा, दांत आदि के स्पर्श करते हों उन्हें स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। ऐसे कहीं कहीं पे स्वरों का भी दिया जाता है, बहुत सारे प्रतियोगिता में कि उसका उच्चारण कहाँ से होता है वो जोड़ दिए गए हैं, लेकिन मुख्यतः स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। यहाँ पे ये सारणी के माध्यम से यह बताया गया है कि कौन से वर्ण कहाँ स्पर्श करते हैं। कंठ से कंठ वर्ण होते हैं। इस वर्ग में जिसका उच्चारण करते समय कंठ को स्पर्श करे तो उसे हम कंठ वर्ण कहते हैं।
तो ये कंठ से क्या क्या उच्चारण, आ और क वर्ग, ह और विसर्ग, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? ये सिर्फ स्पर्श व्यंजन के लिए। सारणी में मैं और भी दी हूँ, अगर ये जानबूझ के मैं दी हूँ कि आपको 12वीं के बाद भी काम आए, तो स्पर्श व्यंजन के अलावे भी जो कंठ से स्पर्श होते हैं उन अक्षरों को जोड़ा गया है। तालु यानी तालब्य, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं तालब्य श, तालब्य श उसका तालु से ही उच्चारण होता है। और क्या क्या तालु से होता है? ई च वर्ग, च वर्ग यानी च से लेके जितना भी उस वर्ग में है जो सब आ जाता है यहाँ तक तालु से, या और श। मूर्धा, अभी मैंने मूर्धा के बारे में, उसमें भी हम लोग जानते हैं मूर्धन्य सा। मूर्धन्य स का अर्थ है मूर्धा को स्पर्श करता हो। वो सा क्या होता है? उच्चारण के समय हमारा जो जीव है वो मूर्धा के पास चला जाता है, इसलिए उसको कहते हैं मूर्धन्य स। दंत, दंत सा भी जानते हैं, दंत सा सपेरा वाला सा, तो उसमें भी देखो त वर्ग का जितना भी है, त वर्ग का जितना भी है मूर्धन्य में जाएगा उच्चारण स्थान, और इसका दंत वर्ग यानी त वर्ग में त से लेके न तक वो दंत वर्ग में जाएगा उच्चारण स्थान, ल और उसके अलावा स। ओष्ठ, ओष्ठ से क्या क्या उच्चारण होगा? तो प, जैसे ही प बोलते हैं दोनों ओष्ठ सट जाते हैं, तो ओष्ठ वर्ग से प वर्ग का उच्चारण होता है, उसके अलावे उ और उ भी ओष्ठ वर्ग से होते हैं। नासिका यानी नाक, ऐसे भी अनुनासिक, अनुनासिक आप लोग को वर्ण में ही जानना है। अनुनासिक में नासिका का प्रयोग होता है पंचमाक्षर, यानी पंचमा स्थान पे जो अक्षर होते हैं उस सब में नासिका का प्रयोग होता है। जैसे णा बोलते हैं, नासिका हुआ, यहाँ बोल रहे हैं सब में नासिका का, अंगा बोल रहे हैं सब में नासिका का प्रयोग हो रहा है। अनुस्वार के लिए भी नासिका, चंद्रबिंदु के लिए भी नासिका का प्रयोग होता है। अंगूर बोल रहे हैं, नासिका का, नाक से हवा आ रही है, उसी को बोलेंगे, नासिका से उच्चारण हो रहा है। उसी तरह माँ, माँ बोलते हैं तो नाक का सहारा लेना पड़ता है। तो ये सब पंचमाक्षर और चंद्रबिंदु और अनुस्वार के लिए। कंठ और तालु मिलाकर किस वर्ण का उच्चारण होता है? ए और ए। कंठ और होष्ठ मिलाकर ओ तथा औ, दंत और होष्ठ मिलाकर व। ये सारणी है। और इसके बाद व्यंजन बताने के बाद मैं आप लोगों को वर्णमाला भी बताऊंगी। स्पर्श व्यंजन अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो कि व्यंजन वर्ण का पहला रूप था। दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है मगर बहुत थोड़ा होता है, तथा वायु मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। थोड़ा वायु अवरोध होता है और वो ज़्यादा स्पर्श नहीं होता। जैसे कौन कौन सा 4 व्यंजन ऐसे हैं जिसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह बहुत जल्दी बोल दिए, र, ल, व। मुंह में वायु नहीं, हवा नहीं आई, तो ये हो गया अंतस्थ व्यंजन। आगे है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ ही होता है गर्म, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। तो इससे इसकी परिभाषा को समझेंगे। ऊष्म यानी, यहाँ टंकन में थोड़ा गलती है, ऊष्म ऐसे लिखाएगा, इसको आप लोग सुधार के लिखेंगे। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न गर्म वायु से होता है। गर्म वायु से होता है, वो अंदर जिह्वा के रगड़ से गर्म वायु निकलती है, उससे होता है, इसलिए इन्हें कौन सा व्यंजन कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ये महत्वपूर्ण है। बराबर इधर 2-3 साल के मैं प्रश्न पत्र को देखी हूँ, तो व्यंजन से कम 3 से 4 प्रश्न उसमें होते हैं। तो आप लोग ये ध्यान से देखेंगे। पहले तो प्रकार देख लेंगे कितने प्रकार हैं, फिर उसके कितने प्रकार हैं और उसके जो वर्ण उदाहरण में दिए गए हैं
उसको आप लोग जान लेंगे। उच्चारण स्थान, ये सब महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। जो महत्वपूर्ण है उच्चारण स्थान देखेंगे, फिर प्रकार देखेंगे, फिर उसके जो प्रकार के उदाहरण, जैसे हम लोग यहाँ पता कि अंतस्थ व्यंजन ये बस 4 है, ठीक है। इसी तरह हम लोग ह्रस्व स्वर को देखें, कौन कौन सा ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर कौन कौन सा है, तो ये सब आप लोगों को याद करना ही करना है। फिर यहाँ पे ऊष्म व्यंजन में ये भी 4 हैं, तो इसमें कैसे गर्म वायु निकलता है, श उच्चारण करके देखिएगा, वो गर्म वायु निकलेंगे ही। ये मूर्धन्य स है, उसमें भी वही होगा स। उसके बाद स, तीनों स क्या हो गया, ऊष्म व्यंजन, और उसके अलावे ह, ये 4 हो गए ऊष्म व्यंजन। ये सब याद करना है कौन सा अक्षर कौन सा व्यंजन है। आगे संयुक्त व्यंजन, मुख्य रूप से व्यंजन के 3 ही भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना क्या है, संयुक्त व्यंजन भी। आप लोग पढ़े होंगे संयुक्त व्यंजन, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो कौन कौन से व्यंजन है जो हम लोगों को पढ़ना है, क के साथ मूर्धन्य श मिलके क्या बना, छ, त के साथ र मिलके त्र, ज के साथ ञ मिलके ज्ञ, श के साथ र मिलके स्र, जिसका उपयोग हम लोग भिन्न भिन्न जगह पे जो जहाँ पे प्रयोग होने लायक वर्ण होते हैं, वाक्य होते हैं या शब्द होते हैं, वहाँ पे हम लोग करते हैं। जैसे त्रिशूल लिखते हैं, श्रवण लिखते हैं, श्रुति लिखते हैं, क्षत्रिय लिखते हैं, क्षेत्र लिखते हैं, इन संयुक्त वर्णों का भी प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद स्वर में आगत स्वर को आप लोग को जानना है। आगत स्वर भी है, आगत व्यंजन भी है। जानकारी के लिए आप लोग जान लीजिए, आगत स्वर में जैसे डॉक्टर हम लोग लिखते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, तो उसके ऊपर ये जो चिन्ह है वो आगत स्वर है। ये क्या है, अंग्रेजी की चीज़ है। अंग्रेजी के शब्दों को जब देवनागरी में लिया गया तो उसके उच्चारण के लिए एक चिन्ह बनाया गया और लिखने के लिए, तो उस चिन्ह को हम लोग आगत स्वर कहते हैं, जिसका चिन्ह ये ऊपर वाला होता है। जैसे कॉलेज लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, बॉल बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। तो अमूमन ये क्या होता है, अंग्रेजी के शब्दों के उच्चारण या लेखनी के लिए प्रयोग होता है। तो ये आगत स्वर भी हम लोग जान लिए। अब हम लोग एक नज़र वर्णमाला पे डालेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं, हाँ, ये वर्णमाला को एक नज़र देखेंगे हम लोग। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि हिंदी में हम लोगों को कुल कितने वर्ण को पढ़ना होता है और हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। उसके अंतर्गत अभी हम लोगों ने पढ़ा स्वर हो गए, अ से लेके अ तक 11, कुल कितना 11। अयोगवाह अंग और अनुस्वार और विसर्ग, ये 2 हो गए। फिर स्पर्श व्यंजन में 25 और उसके अलावा प्रयोग के लिए ये 2 जोड़ा गया है। 25 + 2 ये अलग से है, ड और ढ के नीचे बिंदु लगा के हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए 2 ये हो गया 27। अंतस्थ व्यंजन 4 और उसमें व्यंजन 4, तो ये टोटल जब जोड़ेंगे हम लोग तो कुल कितने वर्ण होंगे, 52 यानी 52। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 52 लिखेंगे। ये बाद तक आप लोगों को काम आएगा। इसके अलावा एक चीज़ और जो मैंने इसमें तो नहीं जोड़ा है, लेकिन आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, एक रेखता और इसका नुक्ता का प्रयोग होता है। जिस तरह से आगत स्वर लिया गया उसी तरह से आगत व्यंजन भी लिए गए, जिसमें का के नीचे नोक्ता, खा के नीचे नोक्ता, ग के नीचे नोक्ता और स ज के नीचे नोक्ता का प्रयोग करके बहुत सारे शब्द बन, जैसे सजा लिखा जाता है। तो सजा 2 तरह के
ऐसे होता है कि उच्चारण करते समय एक तो सजाना, एक सजा काटना, तो इस तरह के अंतर को हम उसके माध्यम से जान सकेंगे। तो उसको हम लोग मुख्य रूप से नोक्ता बोलते हैं, कागज़ लिखते हैं। उच्चारण में ज का प्रयोग होता है इसमें, ज जैसे जमीन, तो वो नोक्ता का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है, इसलिए वो आगत व्यंजन के रूप में है। मुख्य रूप से वर्णों की जानकारी आप लोगों को मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में दी हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा प्रश्न जितना मैं जानकारी आप लोगों को दे दी हूँ, आशा करती हूँ, आशा क्या मुझे यकीन है कि इसी से प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे। बाद में इसका प्रश्न भी और गृह कार्य में मैं दूंगी। अभी आप लोग संधि के बारे में जानेंगे। संधि तो बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक पढ़ना है, लेकिन आप लोगों को संक्षेप करके मैं बताऊंगी, क्योंकि पूर्व की कक्षा में भी आप लोग संधि से परिचित हैं। तो संधि की परिभाषा सबसे पहले, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम जोड़ आल है, संधि का अर्थ होता है मिलन। समधि, सम जोड़ धी से बना है संधि, तो कहना अर्थात होता है मिलना। तो संधि तो मिलना, मिला हुआ शब्द है तब तक वो संधि है। संधि विच्छेद करने के लिए जब आता है, विच्छेद यानी अलग अलग कर दो, कोई अगर मिल गया तो उसको संधि, और अलग कर दिए तो संधि विच्छेद। तो ये संधि विच्छेद यहाँ पे है, क्या हुआ, हिम जोड़ आलय, तो ये क्या हो गया, विच्छेद हो गया। संधि मिला के हम लिखेंगे तो हिमालय हो जाएगा। सत जोड़ जन यानी सज्जन। नियोग रस, नीरस, तो ये हो गया संधि। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ये प्रश्न आता है संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो अब हम जानेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वरों, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे स्वर तो अभी हम लोग वर्ण में पढ़े, स्वर किसे कहते हैं, अ से लेके अ तक जो है वो स्वर में आता है। तो जैसे देखो हम लोग जानते हैं कि व्यंजन कभी भी स्वतंत्र उच्चारित नहीं होता, उसके साथ स्वर आते हैं। देखो पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक योग आलय, तो यहाँ आ तो स्वर है ही, इसके साथ का के साथ, क्योंकि इसमें हलंत नहीं है तो ये इसके साथ आ स्वर है। तो आ योग आ यानी बड़ी आ, पुस्तकालय। तो ये इसी से हम पहचानेंगे कि ये कौन सा संधि है, स्वर संधि है। उसी तरह कृष्ण योग अवतार, कृष्णावतार। आगे जानेंगे स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि जानेंगे। दीर्घ सच में बहुत बड़ा है, दीर्घ संधि थोड़ा बड़ा है, इसको अच्छे से समझिए आप लोग। दीर्घ, जब किसी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, समझो इस बात को, स्वर में अभी मैं पढ़ाई हूँ ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, तो ये दोनों मिलकर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों मिलकर हर हाल में दीर्घ होता है। दोनों का योग से क्या बनेगा, दीर्घ स्वर ही बनेगा, वो ह्रस्व नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि कहेंगे। तो अब समझेंगे कैसे। तो पहला नियम यहाँ पे मैं बताई हूँ, अ, ये दोनों क्या है, ह्रस्व स्वर है, ये दोनों क्या है, ह्रस्व और ह्रस्व, तो ये दोनों मिलकर बना दिया दीर्घ स्वर आ। तो जब ऐसे उदाहरण के लिए हम समझेंगे, राम योग अवतार, तो यहाँ भी ह्रस्व स्वर है और यहाँ भी ह्रस्व स्वर है, तो ये दोनों मिलकर यहाँ रामावतार बना दिए, यहाँ बन गया दीर्घ। जैसे हम लोग गणित के कक्षा में पढ़ते हैं ना, जो 2 छोटा छोटा मिलके बड़ा, जैसे पढ़े ना, प्लस
प्लस प्लस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो वही वाला कुछ यहाँ पे समझ लो उसी तरह की बात, ये छोटा छोटा मिलके बड़ा बना दिया। तो ये हो गया दीर्घ संधि का उदाहरण। अब आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि जहाँ यहाँ पे दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर है, तो वो दीर्घ संधि हो जाएगा। जैसे राम प्लस अवतार, राम अवतार, धर्म और अर्थ, यहाँ माँ में भी आ है, यहाँ भी आ है, और आ मिलके आ बना दिया, तो दीर्घ संधि। उसी तरह से दूसरा सूत्र दीर्घ संधि के अंतर्गत इतने सारे सूत्र हैं, ये सिर्फ ये मत समझो कि आ और आ दो ह्रस्व मिलके दीर्घ बन गया, बहुत सारे ट्रिक से दीर्घ बनता है। देखो यहाँ ह्रस्व और दीर्घ बन के भी ये दीर्घ बना दिया, आ एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है, उसके हर हालत में ये दीर्घ ही बनना है, इसकी जो मात्रा होगी दीर्घ का ही होगा। तो ये पहचानना, देखिए पुस्तकालय में भी यहाँ आ की मात्रा बन गया। उसी तरह से दो बड़ा बड़ा मिलके दीर्घ दीर्घ मिलके भी दीर्घ आया, तो यहाँ दया प्लस आनंद, तो ये दोनों का योग क्या हो गया, दयानंद। तो यहाँ ये आ हो गया, दीर्घ का ही उदाहरण है। अब ये सिर्फ आ में ही नहीं चलता है, आगे चलिए ई में भी यही बात है। देखिए ई और ई बन के बड़ी ई बनेगा, ये जो बड़ी ई को हम लोग दीर्घ बोलते हैं, दीर्घ स्वर, तो ये बन गया। तो ये छोटा छोटा ई मिलके बड़ी ई बन गया। इसी तरह से इसको समझिए, इसके आगे का सूत्र है जो एक छोटा एक बड़ा मिलके भी बड़ा बना दिया, तो ये दीर्घ बन गया, गिरी ईस, तो ये ई और ये ई मिलके बड़ी ई बना दिया। उसी तरह का उदाहरण है यहाँ भी दीर्घ दीर्घ मिलके, जैसे आ मिलके आ बना, उसी तरह से ई मिलके भी दीर्घ ई बना। सतीश का उदाहरण ले लीजिए, सती और योग ईश, तो ये बड़ा मिलके बड़ा बना दिया। उसी तरह से आगे ऊ के साथ भी यही बात है जो हम लोगों ने पहले देखा, उसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पे। देखिए छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाया, फिर ये बड़ी ऊ और छोटी ऊ, बड़ा ऊ। हर हाल में जो दीर्घ मात्रा को, जिसके विच्छेद को संयोगित करने में, संधि बनाने में, उस शब्द को अगर बड़ी ऊ, बड़ी ई और वो आ जो दीर्घ स्वर है वो आए, तो उसे हम कहेंगे दीर्घ संधि। आगे गुण संधि। गुण संधि में क्या है, सबको याद रखना होगा, उसका ट्रिक याद रख लेना। ये तो बता दी मैं कि हर हाल में वो बड़ा होगा, दीर्घ उसका मात्रा होगा। गुण संधि में अब आ के बाद ई हो, जब आ की मात्रा के बाद ई हो, मतलब छोटी बड़ी दोनों ह्रस्व दीर्घ मिला हुआ हो, तो दोनों मिलकर कौन सा मात्रा बना देगा, ए की मात्रा बना देता है। और आ के बाद ऊ हो तो ओ हो जाता है, मात्रा क्या बदल जाता है, ओ हो जाता है, तथा आ के साथ मिलकर री हो जाता है। री का क्या हो जाता है, आ के साथ अगर री मिलता है तो अर हो जाता है। जैसे देव योग इंद्र, यहाँ क्या है, आ और ई मिलकर ए की मात्रा बना दिया, देवेंद्र। उसी तरह से आगे देखेंगे राम प्लस ईश्वर, राम योग ईश्वर रामेश्वर, ए की मात्रा बन गया। इसी तरह से और उदाहरण है। फिर ओ की मात्रा कैसे बना, आ और ऊ मिलकर बन गया विवाहोत्सव, ओ की मात्रा है तो ये हो जाएगा गुण संधि। जहां मात्रा बदल जा रहा है, मात्रा बदलकर क्या आ के साथ मिलकर ए बन रहा है, और आ ऊ के साथ मिलकर क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। तो यहाँ आ मिल रहा था, किससे आ मिल रहा था, बड़ी से ए की मात्रा बनाया, या छोटी से भी मिलेगा तो ए की मात्रा ही होगा। उसी तरह से आ ऊ मिलकर ओ की मात्रा बनाएगा। विवाहोत्सव हो गया, जलोर्मी हो गया, महोदय हो गया, ये सब में यही चीज। अब री के लिए जानेंगे कैसे आ से री मिल रहा है, आ री हो गया राजर्षि, यहाँ बन गया आर बन गया, उच्चारण में हम राजर्षि बोलते हैं, तो यहाँ री और आ मिलके अर बना दिया, राजर्षि महर्षि
ऐसे ही होगा। अब आगे वृद्धि संधि, जब आ के बाद ए हो तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। आ के साथ ए मिले तो उसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ए मिले या ए मिले, तथा ओ होने पर हमेशा औ हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वृद्धि संधि। इस मेल को हम वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एक और एक, आ और ए मिलकर ए की मात्रा बना रहा है, एक एक। उसी तरह सदैव, मतैक, फिर महा औषधि में औ की मात्रा मिल रहा है, आ औ मिलकर औ की मात्रा बना रहा है। अब देखो आगे यण संधि। यण संधि क्या होता है, हरस्व या दीर्घ, हरस्व या दीर्घ ई ऊ री के पश्चात यदि अन्य समान, यहाँ समान नहीं होगा, समान स्वर आते हैं, तब ई का या ऊ का वाह और ऊ का वाह और री का र रह जाता है। समझो इस बात को कि इसके साथ जब दीर्घ मिलते हैं तो कैसे यह बनता है। यहाँ पे कौन सा व्यंजन वर्ण आ रहे हैं इसमें, किसमें, यन, जिसमें आराम से समझ लो कि स्वरों के मिलने से वहाँ पे व्यंजन आ रहे हैं, वो भी आधा आधा, तो वो हो जाएगा यण संधि। जैसे यदि और अपि, तो इसको उच्चारण कैसे करें, यद्यपि, आधा द हो गया यद्यपि। उसी तरह से आगे देखेंगे अति जोड़ अधिक, तो यहाँ ई और आ मिलकर क्या बना रहा है, यहाँ इसके एकदम समझ जाना, स्वर तो है लेकिन उसके आगे जो व्यंजन है जो आधा हो गया है और यह का आ गया। जैसे अति जोड़ अधिक, अत्यधिक, स्वच्छ में सु योग अक्ष, स्वच्छ। इसी तरह पितृ और अनुमति, री के साथ ये मिल रहा है, री के साथ अ मिल रहा है तो पित्रानुमति हो रहा है। तो इस तरह से ये यण संधि हो गया। अयादि संधि, अयादि संधि में ए ओ औ स्वरों के मेल किसी दूसरे स्वर से हो तो ए का ए हो जाता है उच्चारण में, ए का आय होता है, ओ का आव और औ का आव। कैसे होता है जो देखेंगे। से, यहाँ ए है, ए योग आ, तो यहाँ यह बन गया शयन। यहाँ ए है, ए के साथ आ मिला तो क्या आ हो गया। गायक, आई बोल रहे, आई का हो रहा है उच्चारण गायक, टूटा तो क्या गै प्लस आक, गायक। आई का हो गया भो प्लस अन, ओ और आ मिलके भवन, वह हो गया भ और औ और ऊ मिलके भावुक, वह यहाँ बताया था ना। अब भावुक, अब ये स्वर संधि यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ तक क्या हम लोग पढ़ रहे थे, स्वर संधि। अब आगे बढ़ेंगे व्यंजन के, व्यंजन संधि जो संधि का दूसरा भेद है उसमें चलेंगे। व्यंजन का व्यंजन और स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दो व्यंजन अगर मिल रहे हैं तब जो परिवर्तन हुआ, और व्यंजन के साथ स्वर भी अगर मिल रहे हैं तो वो परिवर्तन को भी हम व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे सत योग चरित्र, तो यहाँ क्या हुआ, ये तो व्यंजन है, हलंत लग गया यानी यहाँ पे स्वर नहीं है, यहाँ आधा मात्र आधा व्यंजन अक्षर का प्रयोग है, तो बिना स्वर के क्या होगा, व्यंजन बिल्कुल अकेला है, तो यहाँ पे स्वर नहीं है। और चरित्र के साथ आ है, च के साथ आ है, तो यहाँ त प्लस आ सच्चरित्र हो गया। तो यहाँ पे ये व्यंजन होगा, क्योंकि ये साफ साफ पता चल रहा है कि जब ये टूट रहा है तो यहाँ पे स्वर के साथ व्यंजन का मेल है, इसलिए ये हर हाल में व्यंजन संधि ही होगा। आगे जगत योग नाथ, यहाँ भी वही बात है। अब देखिए कैसे होगा, ये आपको थोड़ा सा विस्तार से जानना होगा। मैं यहाँ पे संक्षेप करके लाई हूँ कि किस तरह से यहाँ पे पहला अक्षर का क्या हो जाता है, तीसरे अक्षर में चेंज हो जाता है। जो हम लोग पढ़े स्पर्श व्यंजन में, जो वर्णमाला में पढ़े, क वर्ग, च वर्ग,
त वर्ग, तो उसमें जो पहले स्थान का अक्षर है, जैसे का गा हो जाएगा। किसी किसी का व्यंजन में क्या होता है कि पहला अक्षर का पंचमाक्षर में हो जाता है, विलय हो जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग विस्तार पूर्वक देखिएगा। यहाँ पे मैं बस एक दो उदाहरण के लिए बता रही हूँ कि जैसे देखिए कैसे का ग बन जाता है। देखिए जो वागीस का, यहाँ देखिए बाक और योग ईस, तो ये क आधा और ई मिलके क्या बना दिया, तीसरा अक्षर हो गया। क वर्ग का तीसरा अक्षर वागीस। ये व्यंजन में ही होता है। अक्षरों का बदलना, विच्छेद के बाद संधि में अक्षरों का चेंज हो जाना, पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में चल जाना, पंचमाक्षर में चल जाना, ये सब क्या है, व्यंजन संधि है। ये जगदीश, जगदीश, सत, जोड़, मार्ग, सन्मार्ग, देखिए ये पंचमाक्षर है, उसका पहला अक्षर यहाँ टूटने के बाद आया, पंचमाक्षर यहाँ बन गया। संधि के बाद विच्छेद में क्या होगा, पहला अक्षर आ जाएगा। ये सब ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, ये नियम है। और विसर्ग संधि, अगला तीसरा जो है हम लोग को सबसे अंतिम विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग, ये सबसे आसान है। इसको क्या समझिए कि जिसमें विच्छेद करते वक्त विसर्ग लगा जाए, जिसका अक्षर आधा हो वो लोप होकर वो क्या हो जाता है, उसके बदले विसर्ग। जैसे निश्चय, नि योग चय, निर्भय, नि जो भय, तो ये विसर्ग का प्रयोग हो गया। उसको आसानी से पहचान लो कि ये विसर्ग संधि है। ठीक है, संधि खत्म। इससे कुछ प्रश्नोत्तर मैंने दिया है, आप लोग खुद भी इससे प्रश्न बनाने की कोशिश करिएगा और इसको याद करते रहिएगा। तो ये हो गया दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि। ये आप लोग इसमें आंसर के साथ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी और भी बहुत सारी चीज़ बताने हैं। एक तो समास, फिर आप लोग को समास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से संक्षेपण, जिसको अब तक आप लोग नहीं जानते हैं, जिससे आप लोग अब तक अनभिज्ञ हैं, यानी नहीं जान पाए हैं, उसको मैं अभी बता दे रही हूँ। संक्षेपण क्या होता है, ये आता है आप लोगों को कितने नंबर का, 4 अंक के लिए संक्षेपण आएगा। और इसका अगर आप लोगों ने सही सही जवाब दे दिया, सही से लिख दिया, तो 1 नंबर। व्याकरण की यही खासियत है कि बिल्कुल जैसे आप लोग गणित और विज्ञान पढ़ते हो तो उसमें मार्क्स नहीं करते, अंक नहीं करते, व्याकरण अगर सही सही आप लोग दे देते हो तो उसमें सारे अंक आप लोगों को मिल जाएंगे। तो संक्षेपण लिखने का तरीका मैं देखती हूँ, जब मूल्यांकन में जाती हूँ तो अधिकतर जो कॉपियाँ होती हैं संक्षेपण की सारी गलत होती हैं। मुझे लगता है कि 25% बच्चे ही मूल्यांकन में संक्षेपण को अच्छे से, मुझे मेरी आंखों के आगे से ऐसी कॉपियाँ गुजरती हैं जो सही से किया रहता है। तब आप लोगों को क्या होगा कि अगर परफॉर्मा आप लोग का सही है, अंक भी सही मिलेगा। संक्षेपण के लिए आप लोगों को ऐसा एक, जैसा मैंने यहाँ पे दिया है, एक पैराग्राफ अनुच्छेद लिखा रहेगा। ठीक है, कोई भी, ये कोई ज़रूरी नहीं कि अनुशासन, कुछ भी लिखा रहेगा। आप लोगों को एक अनुच्छेद दिया रहेगा, उसको आप लोग को पढ़ के संक्षेपित करना है। तो यही बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कैसे संक्षेपित करें। वो क्या करते हैं, या तो उस पर बड़ा सा लिख देते हैं या फिर हूबहू उसी चीज़ को लिख के कॉपी में उसका आंसर हो गया। लेकिन ये तरीका क्या है, गलत है। इसको आप लोग समझिए। जैसे हम लोगों ने दिया, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, अनुशासन की आवश्यकता छात्र जीवन के लिए सबसे अधिक है। छात्र विवेक संगत श्रृंखला में रहने की आदत डालें, उनकी क्षमता बिखर कर नष्ट न होने पाए, इसके लिए छात्रों को व्यवहारिक जीवन में अनुशासन के नियमों का पालन करना परमावश्यक है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है, केवल विद्यालय में नहीं वरन परिवार एवं समाज में भी अनुशासन के नियमों का पालन करना परमावश्यक है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। पूरी सृष्टि और पूरा ब्रह्मांड भी अनुशासन में बंधा है। जीवन में अनुशासन ना हो तो हम आसानी से अराजकता के शिकार हो सकते हैं। तो इसको हम लोग को संक्षेपित करना कैसे, इसके नियम को देखेंगे हम। इसके नियम को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संक्षेपण क्या होता है। आप लोग PDF में ये सारा कुछ मिल जाएगा, आप लोग लिख भी सकते हैं, नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अभी आप लोग इसे समझिए।
किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या या लेख के तथ्यों और निर्देशों के संयोजन को संक्षेपण कहते हैं। संक्षेपण यानी छोटा करना। यह एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है। इसके जरिए यह पता चलता है कि जैसे हम लोग इंग्लिश में भी जानते मेंटल एबिलिटी या ऐसे जो प्रश्न बनाते हैं उसको रीजनिंग वगैरह, उसी तरह से हिंदी में ये समझ लो कि ये मानसिक व्यायाम है कि आप लोग के अंदर कितनी क्षमता है कि आप कैसे इसको कम शब्दों में इन्हीं बातों को लिख देते हो, वो दिखाता है। संक्षेपण का शब्द सामान्यतः कितना मूल का तृतीयांश होना चाहिए। मूल शब्द जितने जो अनुच्छेद आपको दिए गए जिसको अभी हमने देखा, तो उसका तृतीयांश यानी तीसरा अंश होता है, उतना ही में आपको संक्षेपित करना होता है। अब कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। अंत में शब्दों की संख्या लिख देनी चाहिए। ये जरूर लिखिए, जैसे हमने ये एक करके आपको बताया है कि कैसे संक्षेपण होता है। जो अभी अनुच्छेद हमने देखा दूसरे पेज में, दूसरे स्लाइड में, उसको यहाँ पे संक्षेपित किया गया है। और नीचे क्या हुआ है, कुल शब्द की संख्या जरूर लिखनी है, इसे मत भूलिएगा। जो अनुच्छेद में पहले हमने देखा, जो हम लोग के प्रश्न पत्र में अनुच्छेद दिया रहेगा, उससे कुल शब्द को गिन लेना है, जैसे शब्द बाई शब्द करके। और कुल शब्दों की संख्या कितनी है यहाँ 102। तो संक्षेपित शब्दों की संख्या इतना कैसे आया, ये आया ऐसे। हम लोगों ने अभी देखा तृतीयांश, तो हम लोग एक बार बोर्ड पे देखेंगे। तो तृतीयांश कैसे निकालते हैं हम लोग, 100 का तीसरा हिस्सा कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, डिवीज़न जो करते हैं हम लोग वो करेंगे। कुल शब्दों की संख्या कितनी है, कुल शब्दों की संख्या, एक मिनट, कुल शब्दों की संख्या यहाँ हो जाएगा 102। ठीक है। अब हम लोग निकालना क्या है, संक्षेपित शब्दों की संख्या। ये आप लोग ऐसे भी करके निकाल सकते हो, उसमें संक्षेपित करने के बाद या ऊपर भी लिख सकते हो, संक्षेपित शब्दों की संख्या। तो चूंकि हम लोगों ने अभी समझा है कि तृतीयांश निकालना है, यानी तीसरा हिस्सा, तो 102/3। तो इसको हम लोग जब भाग देंगे तो कितना आएगा परिणाम, 34। तो इतने शब्द में हमें संक्षेपित कर देना है, किस, उस अनुच्छेद को। कितने शब्द में, 34। कुल शब्द था 102 और संक्षेपित करना है 34 शब्दों में। तो यहाँ पे यही है मानसिक व्यायाम कि कैसे 102 को हम लोग 34 में करेंगे, और उसका एक शीर्षक भी देना है। तो युक्ति संगत उसका एक शीर्षक देना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है छात्र और अनुशासन। अब क्या होगा, उसको ये 34 शब्द में बनाना है 102 को, उन्हीं बात, ताकि उतने ही शब्द में सारे चीज़ आ जाए। अनुशासन छात्र जीवन को विवेक संगत और क्षमतावान बनाता है। जीवन के हर क्षेत्र, विद्यालय, परिवार, समाज में अनुशासन आवश्यक है। सृष्टि और ब्रह्मांड अनुशासन का संदेश है। अनुशासनहीन प्राणी अराजकता का शिकार हो जाता है। उन्हीं बातों को संक्षेप में ये दे दिया गया है, और यहाँ पे शब्दों की संख्या लिख दी गई है। इसको आप लोग इस तरह से, जैसे हमने ब्लैक बोर्ड पे देखा, उस तरह से भी करके दे सकते हैं, लेकिन इतना आप लोगों को ज़रूर करना है, तभी अंक मिलेंगे। ठीक है। ये हो गया संक्षेपण। और आगे हम लोग समास के बारे में जानेंगे, और बाकी जो व्याकरण बचा रहेगा उसको अगले भाग में, और इससे प्रश्न दिया जाए। अगले भाग में आप लोगों को संभावित प्रश्नोत्तर दिया जाएगा, जो कि परीक्षा में संभावित है, आने वाला है, महत्वपूर्ण प्रश्न दिया जाएगा। और उसके लिए अगले व्याकरण का
क्लास आप लोग गया गाइडेंस पे देखिएगा। यहाँ समास का अर्थ होता है समस्त पद। समास का अर्थ क्या होता है? समस्त पद और संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण, राजा का महल। जैसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों पहले अगर सोचो तिरंगा शब्द नहीं होता तो हम लोग कैसे प्रयोग करते उसको? 3 रंगों वाला झंडा। कितना लंबा हो जा रहा था, तो इसको संक्षेप करने के लिए क्या शब्द बना? तिरंगा। तो इसके लिए किसका प्रयोग हुआ? समास का। इसी समस्त पद को हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे राम की कहानी अगर कहीं दी गई हो तो राम पिता के आज्ञा अनुसार वन में वास करने के लिए, तो इतना लंबा नहीं हो रहा है। ऐसे होगा, आज्ञा अनुसार एक में लिखा जाएगा, वनवास एक में, वन के लिए वास काय के लिए होगा इतना लंबा लंबा। तो इसको संक्षेप करने के लिए समास को पढ़ा जाना आवश्यक है, तब इसका भेद और शब्दों को पहचानना जरूरी है। और इसको देखिए आप लोग, समास विग्रह। समास जानने के लिए ये तो समस्त पद संक्षिप्तीकरण जान लिए, लेकिन हम लोगों को परीक्षा में समास विग्रह पूछा जाता है। कहा जाता है निम्नलिखित शब्दों को विग्रह करते हुए समास बताएं। तब आप लोगों को इस स्थिति में समास विग्रह को भी जानना है। तो जैसे हम लोग समास में समस्त पद को एक जगह कर लिए तो विग्रह में अलग करना होता है। समास के विभिन्न पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह, जैसे हाथ के लिए कड़ी, ये क्या हो गया? समास विग्रह हो गया, और ये समासिक पद हो गया। बिना कारण के ये हो गया विग्रह, ये अकारण यानी समस्त पद। तो ये ऊपर दिए गए शब्दों में 2 शब्दों के योग से बना है। मुख्यतः 2 शब्द यहाँ बना, हथ कड़ी। तो ये हथ पहला शब्द हो गया और कड़ी दूसरा शब्द हो गया। और दूसरा पहला शब्द हो गया और दूसरा, जैसा कि हमने परिभाषा में यहाँ देख चुके हैं हम लोग, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर। तो 2 शब्द है ना, हथ कड़ी, यहाँ आ कारण। तो ये दोनों शब्द को पहले जानना होगा। पहले जो लिखा गया है उसे हम पूर्व पद बोलेंगे। पूर्व पद जिसको प्रथम पद भी कहते हैं। फिर दूसरा ये अंतिम वाला उत्तर पद, उत्तर यानी अंतिम, द्वितीय पद। दोनों पदों को मिलाकर जो बना वो कहाएगा समस्त पद। पूर्व पद और उत्तर पद मिला के जो बना उसे हम कहेंगे समस्त पद। अब समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु। ऐसे तो मैंने स्लाइड तैयार किया है, लेकिन यहाँ पे संक्षेप में मैं बता दूँ कि कैसे आप लोग इसको ट्रिक से याद कीजिए। पहला आ, ता, द्व, व, का, द। ये सीक्वेंस में, यानी ये जिस तरह से दिया गया है एक के बाद ये, इसी में इसकी परिभाषा निहित है। कैसे, ये हम देखेंगे। अव्ययी यानी सबसे पहले आ रहा है, तो इसका पूर्व पद प्रधान होगा। अव्ययी भाव समास की परिभाषा ही होती है, जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। तत्पुरुष दूसरा नंबर पे है, यानी पूर्व पहले की बात हो चुकी, अब बचा है कौन? उत्तर, यानी दूसरा पद। तो इसमें हो जाएगा जिसका दूसरा पद या फिर उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब पहला और दूसरा तो हो चुका, पहला हो गया अव्ययी भाव में और उत्तर पद हो गया तत्पुरुष में। अब बचा उसके बाद दोनों, पहला दूसरा दोनों। तो यहाँ पे द्वंद्व समास में वही होगा, दोनों पद प्रधान हो। जैसे रात दिन दोनों प्रधान है, रात भी रात है, दिन भी दिन है, तो ये दोनों की प्रधानता है। इसको योजक चिन्ह से द्वंद्व समास पहचानने की सबसे आसान तरीका क्या है उसके लिए, कि जो शब्द रहेंगे वो योजक चिन्ह से अगर रहेंगे, जैसे रात दिन, माता पिता, भाई बहन, योजक चिन्ह से जो भी शब्द दिए गए हैं समझ लो आंख मूंद के उसको करना है द्वंद्व समास।
तो यहाँ पहला, दूसरा और दोनों पद प्रधान। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि में दोनों छोड़ के कोई और, तीसरा कोई नया शब्द प्रधान हो जाता है। यहाँ न पूर्व पद है न उत्तर पद प्रधान है, कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है। तो यहाँ तीसरा, पहला, दूसरा, दोनों, यहाँ कोई अन्य। अब कर्मधारय में क्या जान लो, कर्मधारय में मुख्य रूप से जान लो कि इसके जो दो पद होते हैं, एक विशेष और विशेषण, उपमा और उपमान, उपमेय और उपमान। तो ये दो चीज होंगे जिसमें विशेष और विशेषण, वो कर्मधारय समास। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, तो एक उपमा है और एक उपमेय है और एक उपमान है, विशेष और विशेषण है। क्या है, नीला विशेषण हो गया और विशेष कमल हो गया। तो इसको आसानी से समझेंगे विशेष और विशेषण से। दिग्गु, ये तो सब लोग जानते हैं, संख्यावाचक, जिसका पहला पद जो हो संख्यावाची हो, या फिर कभी कभी दूसरा पद भी जो उत्तर पद है वो भी संख्यावाची होता है। जैसे सप्तशती, सप्तशती मतलब 7 शतकों का समाहार। तो इसको हम लोग ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ पूर्व पद, कभी कभी जैसे उसको क्या कहते हैं, अब बाद में दूसरा पद भी हो जाता है संख्यावाची। आगे देखिए, यही सब दिया गया जो अभी मैंने समझा दिया। तो इसमें मुख्य रूप से आप लोगों को वही बातें हैं जो मैंने बताया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मुख्य रूप से आपको ये जानना कि तत्पुरुष समास में, ये थोड़ा सा बता देती हूँ, इसको स्पष्ट करना जरूरी है क्योंकि ये कारक चिन्हों के आधार पर चलते हैं। कारक आप लोग पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कर्ता को छोड़कर कर्म से लेके अधिकरण जो विभक्ति चिन्ह है उस पे तत्पुरुष समास चलता है। कैसे, ये देखते हैं। जिस समस्त पद में प्रथम पद के कारक का लोप हो जाता है, कारक चिन्हों का लोप होता है, एवं दूसरा पद उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक लोप के आधार पर कर्म से अधिकरण तक तत्पुरुष के 6 उपभेद हैं। इसके उपभेद भी हैं, लेकिन आप लोगों को उतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग क्या कीजिए, कारक विभक्ति चिन्ह याद कर लीजिए कर्म से लेकर अधिकरण तक, और विग्रह करते समय जो चिन्ह आए, जैसे आगे बताते हैं उनको। जैसे आपको यहाँ पे 6 उपभेद पे चलना है, जैसे वनगमन, तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, जब करेंगे इसको विग्रह करेंगे तो वन में गमन, वन के लिए गमन, वन के लिए गमन। तो के लिए कौन सा हो गया, चतुर्थी, तो चतुर्थी इसमें हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का तत्पुरुष चतुर्थी लिखा जाएगा। भूमि से हीन, भूमि से हीन यानी यहाँ जुदाई के अर्थ में है, तो यह पंचमी हो जाएगा, अपदान वाला चिन्ह आ रहा है। तो अपदान तत्पुरुष, अपदान का पंचमी विभक्ति तत्पुरुष पंचमी लिखेंगे। रसोई के लिए घर, उसी तरह देश से निकाला, देश का भक्त, ये षष्ठी में हो जाएगा। मंत्री में पार्षद, सप्तमी हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को विग्रह के समय देखना होगा कि कारक विभक्ति का कौन सा चिन्ह इसमें लोप है, और उसी आधार पे तत्पुरुष को 6 उपभेदों के साथ जोड़ दीजिएगा, जिसमें कौन कौन से होंगे, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये समास आप लोगों को अभी अभी मैंने बताया है। इसी को योजक चिन्ह बोलते हैं, लाभ हानि के बीच में जो दिया हुआ है। तो योजक चिन्ह वाले शब्दों को हम लोग एकदम समझ जाना है कि ये द्वंद्व समास है, ठीक है। संख्यावाची हो ही गया, सब बताया हुआ है। आप लोग एक बार इसका स्वाध्याय करेंगे PDF से, इसके बाद आप लोग हर दिन इसको पढ़ें, निरंतर स्वाध्याय में रखें, प्रश्न उत्तर बनाएं, और कुछ अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर टीका टिप्पणी यानी कमेंट लिखना है, मैं उसका जवाब दूंगी। आप लोग थोड़ा भी संकोच नहीं करना है, देखिए वीडियो, और भी आगे की कक्षाएं आएंगी, और हो सकता है अगली बार दूसरे स्कूल में रहें, दूसरे विद्यालय में रहें, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। आप लोग गया गाइडेंस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करेंगे और उसमें सारे विषय के क्लास को देखेंगे, और अपने जो लक्ष्य है अच्छे से अच्छे अंक लाने का, उसको आप लोग प्राप्त कर सकेंगे। जो भी कमी होगी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। धन्यवाद।